अध्याय 4 मिडिल एज या तो मिडिल इंग्लिश का ये एज माना जाता है। ओके। और इसे मध्य अंग्रेजी भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कैसे क्या-क्या बदलाव हुआ है इसमें। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मिडिल एज और मिडिल इंग्लिश एज। और परिवर्तन हमेशा होते आया है प्राचीन काल से। प्राचीन अंग्रेजी के बारे में हम लोग जाने हैं, अब प्राचीन से मध्य में आ गए हैं, अब मध्य के बाद में भविष्य काल जो है, वर्तमान काल में जो अंग्रेजी चल रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बाद में। आज का विषय यही है कि मध्य अंग्रेजी का प्रचलन कब से कब शुरू हुई थी वो देखेंगे। तो ये रहा आपके सामने। ये एक यात्रा ही समझिए और इसको आनंद से समझिए, एंजॉय कीजिए, समझिए कैसे कैसे चेंजेस हुए। सो द जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू द टाइम्स। ऑलरेडी यू नो दैट ये ओल्ड इंग्लिश जो है, प्राचीन काल के जो इंग्लिश है, वो तो आप जानते ही है कि एंग्लो सैक्सन्स के आक्रमण करने के बाद ही इंग्लैंड में बदलाव आया है ना। उसके ईस्वी माने जाते हैं 450 से लेके 1066 तक, यानी कि अंत हुआ ये प्राचीन काल का अंग्रेजी। सो इट वाज द एंड बाय द एडी okay 1066 okay generally taken and accepted as the end of the old English। तो प्राचीन काल का अंग्रेजी यहीं पे समाप्त होता है और शुरुआत होती है कब? अचानक सा नहीं होता, यहाँ पे एक दशक की गैप है, धीरे धीरे बदलाव हुई, अचानक सा नहीं होता कुछ भी। तो एक दशक के गैप के बाद जो है माना जाता है, जो भी ये इतिहास को रिकॉर्डेड किए हैं कि 1150 से लेके 1500 तक ये मध्य अंग्रेजी काल माना जाता है। ओके, तो क्या क्या बदलाव हुए हैं यही सारे बातें इसमें चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ पे हुए वो भी जानेंगे। सो the year AD 1066 is generally taken to be the end of the Old English period, but Middle English came into existence after a gap of almost a century. Thus, Middle English period is accepted to be from AD 1150 till 1500. I hope you are enjoying and understanding. Okay, excuse me if my English is not perfect. Okay, so then modern English after 1500. Okay, after 1500 you will see that the modern English begin here. Okay, so three periods: first period, second period, and final. It is at present till date. Okay, so Middle English period came into existence after a gap of almost a century. That means एक शताब्दी. Okay, and after that, okay, marks the beginning of the modern English, a period of transition, यानी कि बदलाव का यहाँ पे शुरुआत होगी। यानी कि अगर देखें तो हमेशा ओके परिवर्तन होते आया, प्राचीन काल से लेके मध्य काल में भी कुछ परिवर्तन हुए, उसके बाद यहाँ पे अभी भविष्य काल में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ओके, तो ट्रांजिशन फेसेस at each end of the Middle English period, there is a phase of transition when the language seems to be in a state of flux। जहाँ जहाँ पे मतलब इन्फ्लिक्शन है लैंग्वेजेस का, वहाँ वहाँ पे फिक्स्ड किया गया है, सुधारा गया है। तो दिस इज द वे, दिस इज हाउ द मिडिल पीरियड has started। Then we will go with the important things happened and taken place during Middle English age। Okay, so events that separate Middle age from modern English are in two category। दो भागों में बटा हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, two significant events distinguished okay Middle English and modern English, that is the introduction of printing technology and second is the great vowel shift। तो यही दो खास करके यही प्रिंटिंग प्रेस का कार होना। ओके, और किसके माध्यम से हुआ? विलियम कैक्सटन। ओके, विलियम कैक्सटन ने इसको आविष्कार किया प्रिंटिंग प्रेस। कौन सा वर्ष थी?
1876 में हुई थी। और यहाँ पे क्या फायदा हुआ इस मशीन के आने के बाद? इट हेल्प्ड टू स्टैंडर्डाइज द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि प्रिंटिंग और स्टैंडर्ड जो ये देख रहे होंगे छापते हुए बहुत ही साफ साफ लिखित प्रिंटेड रूप में सबको अवेलेबल या मिली। ओके, एंड इट रिड्यूस्ड, ओके, रिड्यूस्ड डायलेक्ट्स मूव टुवर्ड्स अ मॉडर्न फॉर्म, यानी कि जहां जहां पे इन्फ्लिक्शंस था वहां 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 सुधारा गया और स्टैंडर्ड बनते गया, बदलते गया। ओके, बदलाव होते गया। और सेकंड जो है आपका द ग्रेट वावेल शिफ्ट, यानी कि दीर्घ उच्चारण शब्दों को जो बोलना बोलचाल करना है ना, वो की व्याकरण में होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में किस तरीके से बोला जाता था। ओके, और मध्य काल में इस तरीके से बहुत सारे बदलाव हुए व्याकरण में। ओके, दैट मीन्स इन ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड इवन स्पेलिंग्स आल्सो। सो मेनली इट is known as the Great Vowel Shift. Okay, so began around 1400. Okay, 1400. Remember these two major events taken place in the Middle English period. And the name also you have to remember. नाम भी आपको याद रखना होगा। प्रिंटिंग प्रेस इनके द्वारा ओके बनाई गई थी। विलियम कैक्सटन। कौन सा साल था? 1476। देन लेट अस प्रोसीड विद द ग्रेट वाउल शिफ्ट। ओके, ग्रेट वाउल शिफ्ट में और समझेंगे। इट इन्वॉल्व मेजर चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन एंड द लॉन्ग वावेल्स। बहुत ही परिवर्तन हुआ प्रोनाउंसिएशन में। ओके, और बहुत सारे जो है लंबे टोन तक बात जो करते, साउंड जो सुर निकलता है उसको छोटा किया गया। ओके, और fully established by the end of the Middle English period। और अंत अंत काल तक जो है ये मिडिल इंग्लिश जो है बहुत ही परिवर्तन इस क्षेत्र में किए, व्याकरण में। ओके, दीर्घ व्याकरण जिसको कहते हैं। ओके, साउंड जिससे हम लोग बोलते बोलचाल के भाषा में उपयोग करते हैं। सो these changes began around 1400 and were completed by the end of the Middle English। Okay, तो परिवर्तन ही एक मेन यहाँ पे हम लोगों को समझने को आता है कि परिवर्तन मिडिल एज में बहुत सारे हुए। ओके, प्राचीन काल से जो अगर देखे तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझने की प्रयास करेंगे रोल ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। क्या रोल था प्रिंटिंग प्रेस का, थोड़ी सी विस्तार यहाँ पे है। ओके, सो द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो है डेवलपमेंट शुरुआत जोरों शोरों से हो गई। ओके, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद। और विलियम कैक्सटन 1476 में ही ये किया गया है। ओके, ईयर है। और ही वॉज द फर्स्ट person to invent the printing press, and where it was invented in England we can say, and which place? Westminster Abbey, England in AD 1476। okay, you have to remember the name also। ये नाम भी आपको याद रखना होगा कहाँ पे कौन सा जगह में है ना। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का तो नाम होता है ना, तो वहीं पे इसका भी नाम है वेस्टमिनिस्टर एबे। ओके, यहाँ पे ये इन्होंने ओके विलियम कैक्सटन ने ओके सन 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को आविष्कार किया। ओके, एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद द, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद देखिए किस तरीके से ये जो छपे हुए आते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड हो गया है ना। मतलब साफ साफ और नीट एंड क्लियर सिस्टमेटिक एक तरीके से सजा हुआ लिखावट पढ़ने को मिलता है। ओके, so it helped to standardize the language and जो बोलचाल में ज्यादा प्रचलित भाषा थे वहां पे देखे गए एक शिफ्ट। ओके, यानी कि ट्रांसिशन, शिफ्ट फ्रॉम द डायलेक्ट्स ओके टू द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ओके, परफेक्ट भाषा में बदलने शुरू हो गया धीरे 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 है ना, स्लोली स्लोली। तो मिडिल इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल, बहुत सारे भाषा से बने हुए, बहुत सारे भाषा ही इन्वॉल्व है इसमें। ओके, एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक मार्ग माध्य बन गया। ओके, द वे फॉर अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश। सो फ्रॉम मेनी डायलेक्ट्स टू वन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बहुत सारे भाषा से एक भाषा बन गए। एंड दिस वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न इंग्लिश दैट वी आर studying, reading and understanding and speaking।
And second part of the same thing, okay, we'll see that great vowel shift, and this was the main thing that we have to know, the pronunciation, okay, how the middle age, okay, pronunciation have a great shift with the modern after that, okay. So प्राचीन काल में बहुत ही मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत ही कठिनाई ये होती थी, और उनके जो क्या कहते हैं लिखावट भी बहुत ही कठिनाई होती थी पढ़ने में। तो ग्रेट वावल जो है आपका यहाँ पे दीर्घी जिसको कहते हैं ना, शिफ्ट होने लगे प्रोनाउंसिएशन एंड इवन राइटिंग एंड स्पेलिंग। सो a major change that transformed the pronunciation of English long vowels. This is known as the Great Vowel Shift. Okay, so the Great Vowel Shift changed the sound of English forever, and thus it paved the way for Middle English to the modern English. यही परिवर्तन जो चले आया है प्राचीन काल से मध्यकाल, उसके बाद जो है आपका वर्तमान काल, ओके, एट प्रेजेंट। सो ये बदलाव दिख रहा है यहाँ पे। देखिए एक चीज यहाँ पे है, ये जो है मॉडर्न इंग्लिश के समय में इस तरीके से टाइम, ओके, और ई का है यहाँ पे, ये इसको डिप्थंग्स कहते हैं, ओके, फोनेटिक्स में आता है, जो कि इसका अलग सी कोर्स भी करना पड़ता है। अगर आप करना चाहे तो ये कर सकते हैं। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए ये, ओके, तो किस तरीके से ये, अगर डिक्शनरी है तो उसमें भी आपको ये चिन्ह डिक्शनेशन करने के लिए ये चिन्ह दिया गया है, ओके। तो इसको डिप्थंग कहते हैं और या तो फोनेटिक्स कहते हैं। तो यही था आपका शिफ्ट, बदलाव, नेम, डे, नोट, मूड, ओके, और ये है इसका प्रोनाउंसिएशन का ये चिन्ह है यहाँ पे, ओके। और देखिए जब शिफ्ट बदला मॉडर्न में तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया, आई टाइम, ओके। और यहाँ पे इस आई को देखिए, यहाँ पे ये था, ओके, और यहाँ पे आई बन गया, तो ये हुआ एक बदलाव। सो नेम एंड डे में, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो डे। सो लॉन्ग वावल्स वर रेज्ड और चेंज्ड इनटू डिप्थंग्स, ये हुआ डिप्थंग्स, ओके। तो इस तरीके से बदलाव हुआ। और इसके अगर डिटेल पढ़ना चाहते तो आप रेफरेंस देख लीजिए, ओके। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारे भाषा के प्रोनाउंसिएशन है, तो वो सारे आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज अभी है चाइनीज, मैक्सिमम चाइनीज भी भाषा ज़्यादातर संसार में बोलते हैं, बोले जाते हैं। उसके बाद हुआ आपका लैटिन भी हुआ, ओके। तो अगर क्रोम ब्राउजर में आप अगर ब्राउज कीजिएगा, देखिएगा इन द वर्ल्ड विच लैंग्वेज इज spoken by uh, many people in the world, then you will get, okay. And in third or fourth position Hindi comes, okay, I just check it। तो ये था आपका दो चीज, ओके, आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस का, और दूसरा था द ग्रेट वावेल शिफ्ट। यही इसमें डिस्कस किया है पहले पंक्तियां में, ओके। नेक्स्ट, डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो अब यहाँ पे मध्य अंग्रेजी की बोलियां, यानी कि जो बातचीत करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, ओके, ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ डायलेक्ट्स इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म, ओके। लिखित में भी रहता था और ओरली भी रहता था, ओके। और एक भाषा नहीं वहां पे बोली जाती थी, ओके। देयर वाज नो सिंगल, ओके, लिटरेरी स्टैंडर्ड and the language, okay. It was mixed up of many language from country to country. So Middle English had 5 dialects, okay, 5 dialects, 5 यहाँ पे इनका मेन भाषा था। एक नॉर्दर्न, ओके, नॉर्दर्न से था, और दूसरा इसका अपोजिट साउदर्न था, और फिर मर्सियन जो हो गया वो बन गया। ये जो दो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मर्सियन लैंग्वेज है, जो कि प्राचीन काल में, ओके, मर्सियन कहते थे, ओके। तो ये बन गया वेस्ट मिडलैंड इंग्लिश, और ये बन गया एक ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश, ओके। उसके बाद ये है कैंटिश। तो यानी कि कुल मिला के मध्यकाल में देखेंगे जो भाषा थे ये 5 थे, ओके, याद रखिएगा 5, 5, ओके। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न मिडलैंड इंग्लिश एंड वेस्ट मिडलैंड इंग्लिश, देन कैंटिश।
So out of this, this East Midland English was the most widespread. ये बहुत ओके फैला हुआ था, और नॉर्दर्न का उतना नहीं स्प्रेड हुआ, फैला हुआ है, और साउदर्न का भी उतना नहीं। समय के साथ जो है ईस्ट मिडलैंड वाला जो ये भाषा है, ये सब पे कैप्चर कर लिया। ओके, ये सारे पे। ओके, तो देयर वाज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड इन मिडिल English also, just like in the old English. So here you can see in the north, okay, in the north, the people who are speaking, okay, northern language of England, and in the west Midland they were speaking Western Midland language, okay, and in the east they were speaking East Midland uh, language of English only, and in the south they speak their own English, and Kentish they speak their own Kent. So only the Kentish dialect remained largely unchanged from Old English times, and modern English has evolved from the East Midland dialect. Okay, so आज के जो है वर्तमान में भी जो है यहीं से प्रचलित होके आया है। ओके, यहीं से मतलब चेंजेस, ओके, परिवर्तन होते आज के डेट में भी। हम और आप जो है अंग्रेजी यहीं से इसका रूट माना जाता है। और ये अगर इतिहास देखेंगे, ओके, अंग्रेजी का, तो वही एंग्लो सैक्सन जो यूरोपियन में थे वहीं से ये जाता है। तो मेन अब यहाँ से अब एक माना गया है कि आज की डेट में हम लोग अंग्रेजी यहीं से मिला है। जड़ जो है, रूट ना यहीं से आया है, ईस्ट मिडलैंड। ओके, और एक चीज है कैंटिश जो बदला नहीं है, प्राचीन काल में भी वो कैंट भाषा थे, मध्य में भी कैंट है, और देखते हैं वर्तमान में है कि नहीं, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे हम आपको। सो why the reason this East Midland language was widespread, okay, क्यों फैला था, ओके, और बहुत सारे भाषा जो मिल के बने थे, कितने हैं, 5, ओके, 5 it is here. The reason here it is for this East Midland, okay, due to the geographical location, जहाँ पे ये स्थित है, ओके, ये इसका लोकेशन जो है बहुत ही मेन जगह पे है। ओके, और सोशल फैक्टर्स भी इसमें है दैट मेड मिडलैंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलेक्ट। ओके, तो ये भाषा ज्यादा प्रचलित हुए। ओके, तो याद रखिएगा कि वहाँ के जो मध्य अंग्रेजी काल के जो भाषा थे वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म नहीं थे। ओके, क्योंकि वो बहुत सारे भाषा से बने हुए थे, पर उसमें से भी 5 को मेन माना गया है, जो नॉर्दर्न था, वेस्ट मिडलैंड था, ईस्ट मिडलैंड था, और साउथ और कैंटिश। और इस पांचों में से जो है आप ईस्ट मिडलैंड को मेन माना जाता है, यही मेन, क्योंकि इसका जोग्राफिकल लोकेशन और सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इसमें है। ओके, there were the advantage, these two advantage made East Midland English widespread until present we have getting from here only. So next we have to know about the rise of East Midland dialect. How? So among the 5 dialects, the East Midland dialect gradually became the most important, बहुत ही important बन गया, क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं। ओके, और इसका वजह था geographical location. Okay, it was situated in the central part of England. It was surrounded by other dialect areas and easily influenced them. ये सारे घिरे हुए थे, ओके, मेन, यानी कि ये नॉर्थ भी इससे सटे हुए थे, वेस्ट भी इससे, और साउदर्न और कैंटिश, तो इजीली ये सब पे प्रभावित करते गया। ओके, इसलिए खास करके लोकेशन भी एक मेन पॉइंट माना जाता है। ओके, और दूसरा सोशल इंपॉर्टेंस, द ईस्ट मिडलैंड, ओके, द ईस्ट मिडलैंड included important towns, trade centers, administrative areas, giving it greater social प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस। तो ये सोशल फैक्टर भी एक है, बहुत बड़ा योगदान किया इस भाषा को खास बनाने में। ओके, और प्रैक्टिकल यूज,
क्योंकि यहाँ से लेन देन सब कुछ होता था, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ मैक्सिमम यहाँ से होता था, तो नेचुरली इट वाज widely used in everyday communication, trade, and writing, and making it practical and acceptable to a larger population. And so it became the most important useful dialect that forms the base of our modern English. Okay? And remember, East Midland dialect become, okay, the base of modern English. So due to this factor, the East Midland dialect emerged as the most important dialect of Middle English and became the foundation of modern English. Okay, Middle English का जो है East Midland का जो भाषा था वही फाउंडेशन बन गया हमारे वर्तमान अंग्रेजी का. ओके, वोकैबुलरी डेवलपमेंट और क्या बदलाव यहाँ पे हम लोग देखते हैं मध्यकाल में. मध्यकाल अंग्रेजी का इसका देख रहे हैं हम. ये वोकैबुलरी या कि मध्य अंग्रेजी की शब्दावली जिसको कहेंगे यहाँ पे. ओके, शब्दावली का डेवलपमेंट यहाँ पे आई. सो मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी वाज ग्रेटली enriched by two languages. Okay, that was French. Okay, French and Latin that influence, okay, uh, all the people. तो ये मान लीजिए, okay, this is the book of English. So here all the vocabularies included, okay, from many places, okay, and they store here, and English become the most richest and most expressive language. It was, okay, approximately added here 10,000 French words, and that accumulate English. Okay, 10,000 शब्द फ्रेंच का इसमें शामिल किया गया अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी को और खास बना. वर्तमान में 75% आज भी इस्तेमाल होते हैं. ओके, लिखित में अलग अलग जगह में. So the combination of French and Latin influence greatly expanded the vocabulary of Middle English and shaped into a powerful and expressive language. फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड को किया था, याद होगा आपको, प्राचीन काल में चली आई. ओके, अपनी जगह बना ली. So French had a heavy influence on Middle English, especially in areas of government, law, culture, and nobility or royalty, you can say. एंड लैटिन, ओके, ये उदाहरण यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा. एग्जाम्पल कौन कौन से शब्द कहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा किए जाते थे. मध्य, ओके, काल अंग्रेजी का. रॉयल्टी, पैलेस, ड्यूक, डचेस, कैसल, हॉल, सॉवरेन, प्रिंस, ओके, प्रिंसेस, रिलम, होमेज. एंड इन लैटिन दीज आर द एग्जाम्पल्स. हिस्ट्री, इंडेक्स, खास करके यही सब इस्तेमाल किया जाता था. ओके, और यही आगे चल के भी इस्तेमाल किया जाता है. आज की डेट में भी हम लोग इसका रूट माने तो यही सब है. ओके, सो हिस्ट्री, इंडेक्स, इंटेलेक्ट. ओके, इंटेलेक्ट को क्या कहेंगे, बुद्धि कहेंगे. ओके, लीगल, कानूनी. एंड मैग्नीफाई, पिक्चर, चित्र. ओके, जीनियस, समरी, सारांश, सब्स्टिट्यूट, टेम्परेचर, तापमान, और प्राइवेट. तो लैटिन कंट्रीब्यूटेड मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू science, medicine, law, religion, and literature. Moving ahead, so both the language had a good influence, and still they are having the influence till date. Also, we are seeing that the French gave words to rule and society, while Latin gave words to knowledge and thought. Now, grammar changes. Okay, so grammar. मिडिल इंग्लिश ग्रामर, ये मध्य अंग्रेजी का व्याकरण के बारे में कुछ अब समझेंगे. मध्य काल में क्या क्या हुआ. सो मिडिल इंग्लिश सो एक्सटेंसिव ग्रामेटिकल चेंजेस. ओके, मध्य अंग्रेजी का काल में व्याकरण में व्यापक परिवर्तन हुई. इंग्लिश चेंज फ्रॉम अ हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज टू एन एनालिटिक लैंग्वेज. एनालिटिक लैंग्वेज विश्लेषण का वजह बन गया यहाँ पे. ओके, एनालिटिक
जो शब्द है विश्लेषण, यानी कि इट स्टार्टेड, ओके, हाउ टू एनालाइज, ओके, ये विश्लेषण बन गया, ओके। इन मिडिल इंग्लिश it started analytical, so inflected, from inflected language it became analytic language, old english and middle english, जो कि ये एक तरफ देखिएगा ये ओल्ड इंग्लिश है और वही नए मिडिल इंग्लिश में ये यानी कि बहुत ही सिस्टमैटिक से उसको फिक्स्ड कर दिया गया, सही बना दिया गया, मतलब जो उलझे हुए मान लीजिए उसको सुलझा दिया। सो मेजर चेंजेस हैड टेकन प्लेस। So Middle English moved from a highly inflected language to a more analytic one. Then we'll see here in Old English where the inflections had taken place, like grammatical relationship shown by word endings. Okay, their word endings. जैसे कि यहाँ से ये केस को देख ली, मान लीजिए इस तरफ से नीचे दे आए, यहाँ से नीचे जाइए, okay, all you go just down like this, you will see the inflection is there, okay, from top to bottom. You see from top to bottom. In the noun case, okay, noun case, you will see stain as a nominative, then stain, spelling change, that is uh, genitive, and stain, it is dative. While in adjective, the gender, okay, God is masculine, God is feminine, God is neuter. Then in number, stain, singular, stand as plural, and different endings are there. Where for the verb, okay, barren in present, bear as past, okay, and barren as past plural. So same thing, but it is changed, okay, major changes, okay, in the grammar construction, structures, and the pattern, it is all changed here. Fixed words order, like the king loves the queen. Here we get analytic subject, verb, and object. See how easily we can understand. Okay, but with the previous, we don't get such a good or clear understanding. Another, the boy saw the dog. Here also we get subject, verb, and object. So this is called analytic. Okay, hello, इसको कहेंगे विश्लेषण. Yes, विश्लेषण. So the man gave the book, subject, verb, and object. Easily we can understand which one is subject, which one is verb, and which one is object. But previous, in the old English, we are having lots of confusion. Many different endings marked case, gender, number, and tense. So word order are very flexible. While in Middle English, word order become fixed. Okay, it become fixed, and grammatical meanings are expressed through position and helping words, not by word ending. These are the great changes and improvement taken place in the Middle English. So what are the key changes? Loss of endings. Okay, जो confusion था पुराने प्राचीन काल के अंग्रेजी का, उसको हटा दिया गया और यहाँ मध्य में उसको सही कर दिया गया. They fixed, okay, word, and then shift to better, more, okay, better analytic language. Middle English became simpler in structure and closer to modern English. बहुत ही नजदीक आ गया हमारे वर्तमान अंग्रेजी में, जो कि माना जाता है फाउंडेशन, यानी कि मिडिल इंग्लिश का जो ये है शिफ्टिंग हुआ जो, उसको माना जाता है फाउंडेशन, एक बेस, एक जड़, एक नींव माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश का. सो this made English easier to learn and understand and laid the foundation of modern English. So grammar changes we can easily understand today. Now early Middle English literature. अब साहित्य का शुरुआती दौर जो मिडिल इंग्लिश में ही हुआ है, तो उसमें भी तो साल है, ओके, जो कि 1150 से लेके 1215 तक माना जाता है. ये लिटरेचर का एज है. ओके, ये लिटरेचर यहीं से शुरुआत हुई थी. मोस्टली उन दिनों में, इस पीरियड में, ओके, 1150 से लेके 1215 तक ये अर्ली मिडिल एज
लिटरेचर माना गया है। ओके, और यहाँ पे क्या क्या हम लोगों को समझने की बात है कि मोस्टली ये एक धार्मिक लिटरेचर है, साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, जो कि लिटरेचर ऑफ द पीरियड, द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन रिलीजियस नेचर, धर्म से जुड़े रहते थे। sermons जो कि prayers, lives of saints, biblical translations and devotional work, तो ये लिटरेचर में पाए जाते थे। ओके, खास खास करके जो भी उस समय के जो कि लेखक थे, कवि थे, वो इस तरीके का किताबें लिखते थे। एंड सपोर्टेड बाय द चर्च, तो चर्च का भी अहम रोल था उस समय, जो कि एक, हाँ, चर्च का भी, क्योंकि चर्च का भी एंट्री हो चुका था, जो कि लीडर्स जो थे, ओके, वो क्या कहेंगे, वन सेकेंड, तो व्हाट आई चर्च, ओके, सपोर्टेड बाय चर्च के जो नेता थे, ओके, लीडर्स, ये लोग बहुत ही उत्साहित थे अपने धर्म को प्रसार करने, ओके, और वेल इसीलिए ने क्या किए, देसी साहित्य को बढ़ावा दिया। ओके, सो चर्च also had played a very important role in spreading, okay, the literature, and important figure here it is John Wycliffe, that he had done the translation of the Bible. Okay, then upper class preferred French. Okay, this is also another factor. Okay, so the upper class and the nobility preferred French as the language of culture, literature, and administration. English writers received little support or patronage from them, जो कि अपना ये पोजीशन बनाए रहता बरकरार रखना चाहते थे फ्रेंच के जो लोग थे। ओके, तो वो एक लैंग्वेज का जो है अपना कल्चर और अपना लिटरेचर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको उस तरीके से रखे फ्रेंच भाषा में ही, पर जो इंग्लिश राइटर थे उनको ये ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। ओके, ना उसको बढ़ावा देते। So the literature of this period, mainly they were connected with the religious texts, okay, and lives of the saints. The writers were writing about the hagiographies, that is lives of the saints, then the sermons and devotional works of the people, and biblical translation. And French preferred only by upper class. Remember, in the Middle English age, French preferred only by the upper middle class. Okay, so the French was the language of the court and culture, and for its prestige and status, the people were using French, and English had little recognition in elite circles, in upper class people. So the early Middle English literature reflects the strong influence of the church and the limited status of English in elite society. So finally, English literature in this period survived and grew under the protection and encouragement of the church. तो मेन था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से, ये जो भी कवि थे, लेखक थे, वो अपना कहानियां या कविता लिखते थे। सेकेंड फेज ऑफ लिटरेचर, जस्ट उसके बाद 1250 के बाद से सेकेंड फेज, यानी कि वो याद रखिएगा, फर्स्ट फेज कब से था, 1150 से लेके 1250, ये था आपका फर्स्ट फेज लिटरेचर का। अब ये दूसरा फेज लिटरेचर का, फर्स्ट फेज में ज्यादातर धार्मिक ही से जुड़े रहते थे। ओके, और कौन क्या किसने क्या किया उससे ही, मतलब धर्म से ही जुड़े थे। और दूसरा फेज जो हुआ वो कुछ अलग हुआ, कुछ इसमें और परिवर्तन हो गया। आइए समझते हैं। So the second period of English literature, it is said to be started from 1250 to 1350, a period of expansion and diversity. So
दिस इज द टाइम ऑफ चेंज एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पे जो है ओके ये समय आया कि चेंज बदलाव आया और यहाँ पे क्रिएटिविटी अपना हुनर और भी आगे बढ़ा सबका ओके क्योंकि वहाँ पे एक चीज क्या हुआ, एजुकेशन सबको मिल रही थी है ना। ये देखिए ये एक चीज है जो परिवर्तन लाता है, एजुकेशन से ही परिवर्तन आ जाता है ओके। So the second phase of English literature saw great growth in variety, dialects and themes. बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल गए ओके। एंड द मेन फीचर्स ऑफ दिस सेकेंड फेज ऑफ लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज ग्रोथ ऑफ वैरायटी एंड डायलेक्ट्स ओके। यहाँ पे दो ये 5 राज्य है, यहाँ पे देख लीजिए ओके इस चित्र में, याद रखिएगा उस 5 राज्य के नाम। मिडिल इंग्लिश स्प्रेड अक्रॉस इंग्लैंड developing into many local dialects, literature reflecting this growing linguistic diversity। यानी कि ये सारे क्षेत्र में अपना अपना अंग्रेजी का जो है साहित्य या पुस्तकें पब्लिश होने लग गया ओके। और मिक्स्ड लिटरेचर रिलीजियस एंड सेक्युलर ओके, यानी कि सामाजिक अब लिखने लग गया यहाँ पे ओके। तो धार्मिक भी होता था और ये उसके साथ सामाजिक लोगों के लिए भी लिखा जाता था ओके। सो लिटरेचर इंक्लूडेड बोथ रिलीजियस वर्क्स, sermons, saints lives, biblical translation and secular works like stories, poems, romances, fables okay, परी की कहानी ओके बहुत सारी चीज अब आने लगे। मिक्स्ड इमर्जेंस ऑफ सेकुलर वर्क्स, अब जैसे ही परिवर्तन आया तो ये अब और आगे एक स्टेप बढ़ गया इन सेकेंड फेज में, इमर्जेंस ऑफ सेकुलर वर्क्स। अपने अपनी भाषा में सब अब लिखने लगे अपना अपना जो भी उस समय का वो लोग का राइटर का जो भी अंडरस्टैंडिंग था ओके। सो राइटर्स बिगैन टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ एवरीडे लाइफ, एडवेंचर, लव, लॉयल्टी एंड हीरोइज्म। Stories were written for entertainment as well as instructions। तो ये दो प्रकार के मतलब अब ज्यादा प्रचलित होने लगे ओके। इमर्जेंस यानी कि स्टार्टिंग ओके ऑफ सेकुलर वर्क्स। अब क्यों भाई हम सिर्फ दबाव देते रहे कि धर्म प्रचार करते रहे सेकुलर है ना, अब यहाँ पे इमरजेंस यानी कि सेकुलर अपना सोच अपना तरीके से सब अब लिखने लगे। तो ये था इस सेकेंड फेज, a second phase of literature that started from 1250 to 1350। So little bit we'll discuss here for the secular literature more, that is lay of heaven, one of the earliest English secular romance okay, romance। Here it tells the story of Havelock, a Danish prince who overcomes many hardships, written in Middle English, showing simpler language and strong narrative style। A great example of how English began to be used for imaginative storytelling। कहानी को किस तरीके से बताना चाहिए ये अब यहाँ पे शुरुआत होगी इस दौर ही से, यानी कि फाउंडेशन हुआ स्टोरी टेलिंग का यहीं से हो गया। हालांकि लिखित रूप से अब ज्यादा यहाँ पे हो गया ओके। और प्राचीन काल में देखेंगे तो वो मौखिक ज्यादा था ओके, और बहुत ही इन्फ्लिक्शन बहुत था, बहुत ही परेशान मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था। तो डायलेक्ट्स इन लिटरेचर ओके, writers use their local dialects अपने अपने भाषा में okay, which gives us a rich variety of spellings and forms in manuscripts from different parts of England। So this period laid the foundation for English literature to move beyond the church and reflect the lives and interests of ordinary people okay। So second phase we will say the literature okay, here the emergence of what I will say separate from the religion okay, not completely but mixed with the religion and the individual ordinary people life they started showing in their creativity okay। So the second phase was a time of transition of expansion from strict religious to the rich and diverse literature। Classical middle age started after the second phase of English okay। So classical middle English, it is given the term classical why, because many writers they were very popular
okay, during this. That's why it is given the name classical. Okay, so classical middle period, you can see there, it started after the emergence, okay, emergence of secular works, or you can say second phase of literature. Okay, तो मध्यकाल में ही ये है, सब कुछ शुरुआत हुआ, उसका बेस माना जाता है ना। 1350 से लेके 1400 तक माना गया कि ये क्लासिकल मिडिल एज का अंग्रेजी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेल नोन, ओके, प्रसिद्ध रचनाएं रची गई महान लेखक के द्वारा, जैसे कि हो गए जोफ्री चाउसर हुए, ओके, गोवर हुए, लैगलैंड हुए, वेक्लिफ हुए, ओके, इन्होंने वो प्रसिद्ध रचनाएं रचे हैं जो आज भी मास्टरपीस माना जाता है। ओके, मास्टरपीस माना जाता है। तो इनके तो लिखे गए हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये इन्होंने लिखा, पर कुछ ऐसे भी किताबें हैं जो लिखे गए वो मास्टरपीस है। ओके, इस क्लासिकल मिडिल इंग्लिश पीरियड में, जो कि उनका कोई ऑथर ही नहीं है, यानी कि वो अनाथ है। ओके, पर उनका लिखा गया किताबें जो है वो अभी भी मास्टरपीस एक माना जाता है, एक बहुत बड़ा सीख देके जा रहा है, बहुत ही है इसमें भी। ओके, so the classical period of middle English literature produced great writers and lasting works. आज के डेट में भी हम लोग इन्हीं का लिखा हुआ किताबें पढ़ते हैं और समझते हैं उस समय के दौर के बारे में, इस तरीके से लोग रहते हैं, रहन सहन था, खान पीन था, पोशाकें थे, सोसाइटी था, है ना, बहुत सारे चीजें इन्हीं लोगों के लिखे गए छाप से हम लोग समझ पाते हैं। So the period of great writers. So this era produced outstanding writers whose works still influence literature today, like Geoffrey Chaucer. Okay, you can just see, this is the image, okay, that is reflected from uh, net only, and John Grover, William Lagland, John Wycliffe. So here also it is given here, you can go for this and remember this. And what are the works completed by them? It is here. It is known as few things you have to know about Geoffrey Chaucer, that he is known as the father of English literature. Okay, remember, he is known as the father of English literature, and best known work or book written by him is the Canterbury Tales. Okay, and his works brought realism, humor and human कैरेक्टर इनटू लिटरेचर। तो उस समय का ये सारा चीज इनके लिखावट के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। देन जॉन ग्रोवर, उनके भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन है। ही वॉज अ पोइट एंड मोरली सीरियस राइटर, बहुत ही सीरियस राइटर थे। ओके, फीचर्स फेमस वर्क, ओके, हिज फेमस वर्क इज कन्फेशन एमनिटीज, द लवर confession. Okay, his works are rich in learning, moral lessons and classical influence. Then William Lagland, a visionary poet and reformer, author of Piers Plowman, a great allegorical poem, ये क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, मतलब ये विजन, अपना सोच प्रकट करते हैं। ओके, सो क्रिटिसाइज्ड सोशल इनजस्टिस एंड कॉल्ड फॉर moral and religious reform. Then John Wycliffe, he was a scholar, theologian and reformer. Translation of the Bible into English, his ideas influenced ये सारे लेखक। Okay, classical Middle English was the rich and mature language, having very matured language by the great writers and reformers. It has a great impact. The works of these writers shaped English language, literature, and ideas for the generations to come. So this was the golden age of Middle English literature. It is also known as the classical Middle English period, that
lasted from 1350 to 1400, a time of creativity, thought and linguistic excellence. A bridge to modern English, तो यही रास्ता या कहे कि एक नींव तैयार कर दिया, ओके, मॉडर्न इंग्लिश के लिए. दैट इज clarity, structure and vocabulary developed in this period become the strong base for the English today we use. So lasting legacy, it is a lasting legacy, and in coming time also the root we have to know first. Okay, so these writers laid the foundation for modern English literature and thought, and the wide range of themes they have started. Okay, the literature which covered, okay, was of love, morality, religion, politics, society and human nature. सारे बना दिए एक रास्ते जो कि मॉडर्न इंग्लिश के लिए एक आज की डेट में सभी कोई इस पे चल रहे हैं या पढ़ रहे हैं. सो मेजर लिटरेरी वर्क्स, तो वे तो नाम थे उनके जो उन्होंने किया, पर उससे भी आगे चलिए, ये थे उनके काम और यही थे किताब जो देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, मेजर लिटरेरी वर्क्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, दैट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मिडिल इंग्लिश. द कैंटरबरी टेल्स, ये इसका कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा. ओके, प्रेयर्स ऑफ द प्लाउमैन, इस बुक में क्या है मेन पॉइंट्स वो पढ़ लीजिएगा. देन कन्फेशन एमनिटीज, ये भी पढ़ लीजिए. ओके, देन विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन. ओके, so translation, so just let me read. Okay, the tale, the Canterbury Tales, okay, it is a collection of stories told by pilgrims on their journey to Canterbury, then rich in character, humor, realism and social life, written in Middle English verses. Okay, written in English Middle verses. And who is the writer? Who is the father of this Canterbury Tale? Geoffrey Chaucer. Then there's the Ploughman. It is a religious allegory about a dreamer seeking truth and Christian salvation. Symbolic in this book are moral and deeply spiritual in nature. Then one of the greatest poem of the Middle Age, and again we will see the writer is William Langland. Okay, then Confessio Amenities. It is a poetic guide on love, courtship, and behavior, written in elegant dream vision style, combine romance, dedicated teaching, and philosophy, written by John Gower. Then Wycliffe's Bible translation. This is the translation of the Holy Book of Christian, that is Bible, from Latin into English, made the scriptures accessible or reachable to ordinary people. So all the people who don't know this Latin or French, they can easily understand in English. A landmark in the use of English for religious and literary purposes. Okay, so the masterpieces laid the foundation of the growth of English and the development of our language of the modern English. Anonymous masterpiece. अब ये दो किताबें हैं. ओके, पर्ल और सर गावेन द ग्रीन नाइट. इसके लेखक कौन है किसी को आज तक पता ही नहीं. ओके, पर ये एक मास्टरपीस है. ओके, जो दर्शाता है, पर्ल में देखिए क्या दर्शाता है. ए ड्रीम विजन पोएम अबाउट अ father's grief for his young daughter and her encounter with an angel in heavenly paradise. और इसमें खास क्या है? A profound exploration of love, loss, faith and redemption, rich in symbolism and spiritual beauty, considered one of the finest lyrical poem in Middle English. So the authors are unknown, but their works are living forever. Okay, it is not die. ये छोड़ गए हैं अपना छाप, अभी तक जीवित है और आज के डेट में भी इसे पढ़ा जाता है. Another is Sir Gawain and the Green Knight. It is a thrilling, alliterative romance about chivalry, honor, temptation, and the test of a knight character. Knight here means soldier. Okay, soldier का
यहाँ पे कठिनाइयां और पहचान, इसका आदर्श क्या होता है, वो सारे बताए गए। मतलब पढ़िएगा तो और भी आपको अच्छा लगेगा। So explore the themes of courtesy, loyalty, courage, and integrity. Ben blends adventure with deep moral and psychological insight, a brilliant example of alliterative verse and medieval storytelling. So these works are also matter, okay, to understand, because they show the artistic and spiritual height of Middle English literature, preserve medieval values, beliefs, and imagination, remain powerful and relevant even without a known author. So their names are lost, but their works, okay, but the piece. Chaucer's he was main person, okay, Chaucer, Geoffrey Chaucer, the father of English literature. He, by his writing, he give us the information about the people of those time, okay, people from all walks of life, clothing and personal appearance, customs and social traditions, religion and beliefs, occupations and daily life, ह्यूमर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो ये सारे इनके कहानी से हम लोगों को पता चलता है उस समय के बारे में, तो वे लोग कैसे रहन सहन, कपड़े, वेश पोशाक क्या खाते थे, इवन धर्म के बारे में। ओके, सो चाउसर ऑब्जर्व्ड लाइफ, people and society around him with a point's eye and a scholar mind। ओके, एक कवि के नजरिया से देखता था उस समय के, जैसे कि रहन सहन थी जो भी थी, और स्कॉलर माइंड की तरह वो रहते थे। सो चाउसर रोट नॉट जस्ट स्टोरीज बट अ मिरर ऑफ medieval England। Through his work, especially the Canterbury Tales, Chaucer preserved the voice of his time for all future generations. So he became the most prominent person or writer or poet, you can say, of Middle English literature. Okay, he, from his writing, grammar we can understand, vocabulary that he have used, and pronunciation. Okay, a major source for the development of modern English. So this is where we have to stop with our, okay, मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब यहाँ पे ये मध्य अंग्रेजी काल समाप्त होती है और चाउसर ही मेन फिगर बने हैं। ओके, याद रखिए बहुत सारे लेखक हैं जो कि महान है। ओके, उनके रचनाएं, कविता, कहानियां आज तक प्रसिद्ध है। ओके, और उच्चारण बहुत सा बदलाव होते हुए अब आज के डेट में जो है एक ये मार्ग, रास्ता, द्वार बना दिया है वर्तमान अंग्रेजी के लिए, जो कि आज के डेट में हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं। ओके, so finally overall we understand what from its beginning, okay, a strong foundation of middle English paved the way for the modern English। तो यहाँ पे यात्रा समाप्त होती है और ये लेगेसी फॉर द जनरेशन, ओके, आने वाले सदियों, आने वाले क्या कहते हैं, युग के बारे, युग के लिए छोड़ दिए गए हैं। ये एक लेगेसी है। तो मिडिल इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम, माना जाता है कब से, 1150 से लेके 1400 तक का मिडिल इंग्लिश रहा और मॉडर्न इंग्लिश उसके बाद शुरू हो गया, क्योंकि आज के डेट में भी ये चल रहा है। अब ये आगे क्या होगा वो नहीं जानते हैं कोई भी, ये भाषा रहेगी भी या मिट जाएगी। ओके, सो वी डोंट नो। So let us just conclude here, okay, that Middle English was more than a stage. It was a transformation. It connected the past with the future. From monks and manuscript to global communication, the story of English continues. Okay, so this is all about the Middle English, and the chapter ends. Okay, it made us understand about a language in transition, diversity and change, rich literary heritage we have understood. Then the standardization begins here only, and simpler grammar also, foundation started here only, and the foundation for the future also started from the middle
English age only. Let us conclude as a flow chart here. Okay, so Old English ends in 1066 AD. That is the transition period. Okay, then after the gap of 1 century, Middle English started, and believe that 1150 to 1500. Okay, it lasted. It last. So what are the things we have seen? Key developments. Printing press, we have understood it was invented here, and standardization of language, improvement or great vowel shift taken place here. Then change in the pronunciation and long words, and the language features on other sides were five, okay, types. That was north, south, east, midland, and east midland is still taking place to modern English. Okay, then west midland and Kentish. Then vocabulary development, we have understood about the French influence and the Latin influence, and in which areas. These are the words like royalty, laws, fashion. 10,000 words added, still 75% in use today. Okay, and a Latin influence left in science, literature, and histories, legal and picture. Examples are where we can see the words of the Latin. Okay, then grammatical changes, inflected language, confused language. They became analytic and systematic and structured. Loss of the word endings with the noun, adjective, verbs. Okay, and fixed word order. So for better understanding, then we have discussed about uh, middle English literature and first phase, second phase, isn't it? So early period of Middle English literature of the Middle English age was based on mostly on religious. 14th century, it is marked as what? The great writers period or classical period. Okay, remember this. And the people or the author who were very famous here were, okay, Chaucer, Geoffrey Chaucer, Gower, Lagland, and Wycliffe. And the works reflected here, important works by Chaucer is Canterbury Tales, and Gower, Confessio, Amantis, Lagland, Pairs of Plowmen, Wycliffe, Bible translation, Pearl, and Sir Gawain, anonymous writers. I hope you are connected with this and recalled what we have discussed in the chapter. जो भी इस अध्याय में हम लोग चर्चा किए, ये सारे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने एक प्रयास किए फुल चैप्टर को दर्शाने का, और आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर से इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से स्टेप बाय स्टेप फिर से पढ़िए, ओके, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए। तो ये है मिडिल एज English period, okay, 1150 to 1500, okay. Historical developments, printing press, great vowel shift and language features, dialects 5 थे, okay, और grammar का भी हम लोग देखे, परिवर्तन हुआ, और भाषा का भी बहुत परिवर्तन हुआ। मॉडर्न इंग्लिश का फाउंडेशन माना जाता है ना। देन लिटरेरी डेवलपमेंट देखे, पीरियड्स, राइटर्स, ये सारे थे, ओके। एंड वोकेबलरी, ओके, शब्दावली, फ्रेंच, लैटिन, एंड क्या हुआ रिजल्ट में? रिच वोकेबलरी, 10,000 वर्ड्स ऐड हुआ, ओके, इंग्लिश में। आज के डेट में 75 still we are using. So thank you, and if you are having any type of word which you don't understand, please see the dictionary and get update and continue reading and understanding. So thank you. We'll meet with the next video